हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। डीएसआर सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन 1857 की क्रांति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने लगभग 200 साल तक हमारे देश पर शासन किया है और हमें 1947 में जाकर के आज़ादी मिली थी। आज़ादी पाने को लेकर भारत की जनता बहुत ही ज़्यादा व्याकुल थी, आज़ादी के लिए मरने मिटने को तैयार थी। इसी बीच भारत में आज़ादी पाने के लिए अहिंसावादी गांधी भी थे, जो शांति के सहारे आज़ादी पाना चाहते थे, और भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु जैसे अन्य वीर क्रांतिकारी भी थे, जो आज़ादी पाने के लिए मरने मिटने को तैयार थे। दोस्तों, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग रहा है। भारत की धरती के लिए जितनी भक्ति और भारत भावना उस समय में थी, उतनी कभी नहीं रही। आज के समय में तो शायद ही वह भावना कहीं देखने को मिलती हो। दोस्तों, याद रखना, आज़ादी मिलती नहीं, छीनी जाती है। और नमन है उन देश प्रेमियों को जो देश की आज़ादी के जंग के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन 1857 की क्रांति के बारे में, जिसको हम आज़ादी का सबसे पहला युद्ध भी कह सकते हैं। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट रहा है। बाद में भले ही वह असफल हुआ हो, लेकिन वह एक बहुत ही बड़ा विद्रोह था, जिसने ब्रिटिश शासन की जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसकी नींव को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया, जिसकी वजह से भारत के लोगों में देश प्रेम की भावना जाग उठी। 1857 के इस विद्रोह ने देश के लोगों के एकजुट करने का बहुत ही अच्छा काम किया है। यह विद्रोह वैसे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के खिलाफ था, लेकिन बाद में इसने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई और वह बंद हो गई। 1857 का यह विद्रोह एक साल से भी ज़्यादा नहीं चला। 1858 में इसे दबा दिया गया था। इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह और 1857 का विद्रोह यानी कि आज़ादी का जो यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति का पहला युद्ध भी हम इसको कह सकते हैं। अनेक नामों से इस विद्रोह को जाना जाता है। दोस्तों, विद्रोह का सबसे बड़ा कारण अंग्रेज़ों की भारतीयों के प्रति कठोर नीति थी, और अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों को और अन्य उच्च पद पर जो लोग स्थित थे उनको हटा दिया गया था, और रानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र थे यानी कि जो उन्होंने गोद लिए थे पुत्र, उनको झांसी के सिंहासन पर नहीं बैठने दिया गया था। अंग्रेजों ने एक नीति लागू की, अगर किसी राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं है, तो वह गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सकते। डलहौजी ने अपनी नीतियों के सहारे सतारा, नागपुर, झांसी जैसी कई बड़ी रियासतों पर भी अधिकार कर लिया था, जहाँ तक कि अवध को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उसे भी अपने अधीन कर लिया, जिसके कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गए, जिससे अशांति उत्पन्न हो गई। सामाजिक और धार्मिक कारणों में भी कंपनी शासन के साथ साथ अंग्रेजों के भारतीयों के प्रति बहुत ही ज़्यादा जो अत्याचार थे वह बढ़ गए थे। इसने भारत के लोगों में असंतोष की जो भावना थी उसको बढ़ावा दिया, और जो ईसाई धर्म था, कहीं ना कहीं ईसाई धर्म भी भारत के लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा, क्योंकि जो भारत में ईसाई धर्म था, क्या था कि जो दूसरे धर्म के व्यक्ति होते थे वह किसी पद पर अगर स्थित थे या नहीं थे, उन नॉर्मल व्यक्तियों का इस धर्म परिवर्तन करा के उनको अच्छी पोस्टों पर भेजा जाने लगा, जिससे भारत की जनता में असंतोष उत्पन्न होता हुआ दिखाई गया, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जनता को लगने लगा कि यहाँ पर ईसाई धर्म को बढ़ावा मिल रहा है। सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं और विधवा के दोबारा विवाह करने जैसे कानूनों पर रोक लगाई जाने लगी, जिससे कि भारत की जनता में आक्रोश और भी ज़्यादा बढ़ गया। शिक्षा ग्रहण करने के लिए पश्चिमी तौर तरीके अपनाए जाने लगे, जिससे कि हिंदुओं, मुस्लिमों को चुनौती दे रहे थे। उनको लग रहा था कि जो पश्चिमी तौर तरीके हैं वो कहीं ना कहीं उनको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान मजदूर व्यक्ति थे
उनमें क्या था कि साहूकारों से अगर किसी ने कोई कर्ज लिया था वो उनको दे पाने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण उनको अपनी आने वाली पीढ़ी भी गुलाम होती हुई दिखाई दे रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जमींदार भूमि पर भारी कर वसूलते थे और जो गरीब किसान व्यक्ति होते थे वे उनके तौर तरीक़ों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। बड़ी संख्या में सिपाही खुद किसान वर्ग से आते थे जो कि अपने गांव परिवार को छोड़कर दूर जाते थे अपनी नौकरी करने के लिए। इसलिए किसानों का जो गुस्सा था वह सिपाहियों में भी देखने को मिलने लगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में जो वस्तुएं बनती थी वे भारत में लाई जाने लगी और भारत में उद्योग था वो पूरी तरीके से ठप हो गया, क्योंकि जो इंग्लैंड से वस्तुएं आती थी वह कम दाम पर मिल जाती थी और भारत की जो वस्तु थी वह हाथों से निर्मित होती है, जिससे कि जो उद्योग था भारत में वह कहीं न कहीं नष्ट होता हुआ दिखाई देने लगा। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। यह सिपाही विद्रोह के रूप में भी हुआ है। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाही 87% थे, लेकिन भारतीय जो ब्रिटिश सेना में थे उनको नीचा माना जाता था। यूरोपीय सिपाही थे जो उनको ज़्यादा भुगतान किया जाता था, यानी कि ज़्यादा वेतन मिलता था, और जो भारत के व्यक्ति थे जो ब्रिटिश सेना में भर्ती थे उनको कम भुगतान यानी कि कम वेतन दिया जाता था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम कराया जाता था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिपाही है या पुलिस फोर्स में भर्ती हुआ है तो उसको उसके घर के आसपास में नहीं रखा जाता था, उसको उस नौकरी के लिए दूर भेजा जाता था, जिससे कि कहीं वह अपने लोगों को सपोर्ट न करने लग जाए। और सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो कि 1857 विद्रोह के टाइम भारत के गवर्नर थे, उन्होंने एक नया कानून पारित किया। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। यह है सन 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नया कानून पारित किया था। इधर जनता वैसे ही परेशान थी, उधर एक और खबर फैल जाती है कि जो नई एनफील्ड जो राइफल पहले आती थी उसमें जो कारतूस थे वहाँ पर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसी अफवाह कुछ फैल गई जिसकी वजह से सिपाहियों में आक्रोश पैदा हो गया। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों में इनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस गलती के लिए सुधार करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वे कुछ कर पाते उससे पहले अशांति फैल चुकी थी। मार्च 1857 को एक नई राइफल के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई और अपने सीनियर अधिकारों पर हमला बोल दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 9 मई को मेरठ में 85 यानी कि 85 भारतीय सैनिकों ने राइफलों का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसके कारण उन सैनिकों को 10-10 साल की सजा दी गई। विद्रोह के केंद्र थे जो, अगर मैं उसकी बात करूं, यह आंदोलन, यह जो विद्रोह था पूरे देश में वैसे फैल चुका था, पर इसके कुछ मुख्य पॉइंट थे जहां से यह फैला था। विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैल चुका था। विद्रोह के मेन पॉइंट थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार का आरा जिला। लखनऊ जो उस समय अवध की राजधानी हुआ करता था, अवध के पहले राजा की जो बेगम थी उनमें से एक बेगम थी हजरत महल, जो उस समय विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी लखनऊ से। कानपुर से थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब। झांसी इसमें अब नाम ही काफ़ी है झांसी रानी का, तो 22 वर्ष की थी झांसी रानी उस समय। इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और पति की मृत्यु के बाद इनके दत्तक पुत्र को, यानी कि जिन्होंने गोद लिए थे पुत्र, उनको अंग्रेजों ने सिंहासन पर बैठने से बिल्कुल मना कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी एक नीति थी कि अगर कोई भी राजा है उसकी कोई संतान नहीं है तो वह गोद लेकर के किसी भी मतलब बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकते, उसको सिंहासन नहीं दे सकते। जिसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हुई, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और इस अत्याचार को न सहन कर पाई और उन्होंने झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व किया, इस विद्रोह को लीड किया। ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे
ने साथ मिलकर ग्वालियर तक मार्च किया और उस पर कब्जा कर लिया। वह ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़े, लेकिन बाद में हार गए और ग्वालियर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बिहार से विद्रोह को जो लीड कर रहे थे वे कुंवर सिंह थे, जो कि जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से आते थे। विद्रोह की असफलता के दोस्तों कुछ कारण थे, क्योंकि जैसे आप जानते हो हमारा देश पहले से ही ऐसे ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो कुछ दोगले टाइप के होते हैं। उसमें क्या था कि वे अंग्रेज़ों के साइड में मिले हुए थे और हमारी जो भारत की जनता थी, भारत के विद्रोही थे, जो मतलब जो भारत में विद्रोह कर रहे थे, जो आज़ादी पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ भी मिले हुए थे। सीमित प्रभाव दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो भारत की जो जनता थी, जो विद्रोह कर रहे थे, आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे, उनके पास में सीमित साधन थे, क्योंकि सभी चीज़ों पर अंग्रेज़ों का पूर्ण तरीके से अधिकार था। पावर उनके हाथ में थी, परिवहन, संचार, डाक, यानी A to Z सभी चीज़ें ज़्यादातर थी जो अंग्रेज़ों के पास में थी। और सबसे बड़ा कारण था धन और हथियार, जो कि हमारे जो विद्रोही थे, जो भारत की जनता थी, जो आंदोलन कर रही थी, उनको वह ठीक से नहीं मिल पाई, हथियार की उनको पूर्ति नहीं हो पाई और धन की कमी के कारण उनको बहुत ही ज़्यादा जो ये विद्रोह था इसमें असफलता देखने को मिली। मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति थे, जो ठीक ठाक जमींदार थे, व्यापारी लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों से मिले हुए थे जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, यानी कि आप देख सकते हो साहूकार व्यक्ति थे जो भारत के थे, वह अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और कहीं न कहीं इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को कुचलने का कारण भारत के इन साहूकार जमींदार लोगों ने भी किया। विद्रोह का परिणाम दोस्तों अगर मैं देखूं तो कंपनी शासन का पूर्ण तरीके से अंत हो गया। 1857 का महान विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहासों में एक ऐतिहासिक घटना थी। यह विद्रोह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का कारण बना। अंग्रेजों ने यह वादा किया कि भारत के लोगों में जो धर्म है भारत का, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का पूर्ण तरीके से आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। यानी कि जो अंग्रेज व्यक्ति थे वह भारत के धर्म का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का सम्मान करेंगे। दोस्तों हड़प नीति, जिसके कारण लक्ष्मीबाई के पुत्र सिंहासन पर नहीं बैठ पाए थे, यानी कि जो दत्तक पुत्र थे, अगर किसी ने कोई पुत्र गोद लिया है, उत्तराधिकारी को गोद लिया है, वह सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। ऐसी जो नीति अंग्रेजों की थी वह उन्होंने रद्द कर दी। उसी को ही हड़प नीति के नाम से भी जाना गया है। सेना के भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के जो निर्णय थे वह भी लिया गया। लेकिन जो हथियार कक्ष पर जो शासन था वह ब्रिटिशों ने अपने हाथ में ही रखा, क्योंकि उनको पता था अगर हथियार भारतीयों के हाथों लग जाए तो समझो कि उसी टाइम अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर भागना पड़ता। 1857 का यह विद्रोह भारत के ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एकजुट हुए। वैसे विद्रोह पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना को भर दिया, जो आगे चल कर के भले ही 1857 में हमें आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन इन्होंने जो ये विद्रोह था इसने भारत की जनता को एकजुट किया। राष्ट्रवाद की भावना का जो था वह मतलब एक तरीके से पुनर्जन्म आप कह सकते हो दोस्तों। वह एकजुट हुए, राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ, जो आगे चल कर के सन 1947 में हमें आज़ादी दिलाने का जो एक काम किया वह हम 1857 की क्रांति से ही लेकर चलते हैं। तो दोस्तों ये थी सन 1857 की क्रांति। इसी के बाद हम आगे की वीडियो जो लाएंगे दोस्तों आपके लिए, वह जो अनेक मूवमेंट, अनेक जो आंदोलन हमारे देश में हुए हैं वह उन पर वीडियोज़ रहेंगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि अदर जो पर्सन आपके फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है, उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके। और चैनल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों देखते रहिए DSR सक्सेस। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।